आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा, हम तो ईएमआई भरते भरते थक गए हैं, परंतु लोन कम ही नहीं हो रहा है और अब तो ऐसा लगता है कि लोन लेना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अगर आप ऐसे लोगों में से हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा काम कर सकता है। और अगर आप उन लोगों में से हैं, जिनको कई फाइनेंसर्स ने लोन देने से मना कर दिया है और लोन ना मिलने का सही कारण पता नहीं चल पा रहा है, तो भी यह वीडियो आपके काम आ सकता है। नमस्कार, मैं मनोज बराड़ दी वेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर और सीएमडी हूं। आज मैं आपको कंप्लीट लोन प्रोसेस के बारे में आसान भाषा में समझाऊंगा। लोन लेने और लोन देने की प्रक्रिया अर्थात लोन का प्रोसेस बहुत सारे नियम कानूनों से बंधा होता है और प्रत्येक नियम कानून के पीछे एक सॉलिड लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। सारे फाइनेंसर्स रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस, अपने खुद के लेंडिंग एक्सपीरियंस और मार्केट में ट्राइड एंड टेस्टेड नियमों को अपनाकर अपने लोन प्रोसेस को एक पॉलिसी के रूप में फाइनल करते हैं। लोन प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 10 भागों में बांट लेते हैं और प्रत्येक भाग को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। पहले भाग में हम लोन के विषय में जो भी बेसिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए उसे समझेंगे। सामान्य जानकारी कहने के लिए ही सिर्फ एक सामान्य जानकारी होती है, जबकि इसका पूरी लोन प्रक्रिया पर एक गहरा प्रभाव रहता है। इसलिए हम सलाह देते हैं कि आपको एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट को हायर कर लेना चाहिए। एक ऐसा कंसल्टेंट जिसके पास कम से कम 10 से 15 साल या उससे भी अधिक एक्सपीरियंस हो। ऐसा कंसल्टेंट लोन की पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सही मायने में वैल्यू एडिशन करेगा। हमारे फाउंडर और सीएमडी श्री मनोज बराड़ के पास फाइनेंस मार्केट का 21 से भी अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस है, जिसमें से उन्होंने आधे से भी अधिक एक्सपीरियंस अर्थात लगभग 11 वर्षों का समय विभिन्न बैंकों में नौकरी करते हुए प्राप्त किया है, जिसका अर्थ हुआ कि श्री मनोज बराड़ एक एक्स बैंकर है। इसके साथ ही हमारे पास हर तरह के लोन के लिए एक विशेष सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। इस सपोर्ट सिस्टम से आपको विशेषज्ञता के साथ भरोसेमंद डीलिंग का आनंद प्राप्त होगा। सामान्य जानकारी में भी आपको 2 तरह की जानकारी प्राप्त करनी है, एक स्वयं अर्थात अपने आप के बारे में तथा दूसरी बैंक या फाइनेंस कंपनी अर्थात फाइनेंसर के बारे में। यहाँ जिस जानकारी की हम बात कर रहे हैं वह मुख्यतः लोन के प्रकार अर्थात आप किस तरह का लोन ले रहे हैं उस पर निर्भर करती है, परंतु ज्यादातर जानकारी सभी प्रकार के लोन के लिए कॉमन होती है। यहाँ पर हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है कि बोरोअर, एप्लीकेंट अर्थात लोन लेने वाला कौन होता है। बोरोअर शब्द में मेन या मुख्य बोरोअर, को बोरोअर, को एप्लीकेंट, गारंटर, इनकम बोरोअर या नॉन इनकम बोरोअर आदि सभी शामिल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि लोन एप्लीकेशन में जिस किसी ने भी साइन किए हैं वे सभी बोरोअर कहलाएंगे। सिर्फ पहले नंबर पर आने वाले अकेले व्यक्ति को बोरोअर नहीं कहा जा सकता, अर्थात बोरोअर वे सारे लोग होते हैं जो एक लोन या किसी भी लोन एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर करते हैं, चाहे वह हस्ताक्षर को बोरोअर के तौर पर हो या फिर गारंटर के तौर पर। हालांकि एक बोरोअर, को बोरोअर तथा गारंटर तीनों के बीच में कुछ तकनीकी डिफरेंस भी होते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले तीनों के बीच कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। एक बोरोअर मुख्यतः लोन का प्राइमरी बेनिफिशियरी अर्थात लाभार्थी होता है, इसलिए मुख्य लाभार्थी होने के नाते लोन को चुकाने की सबसे पहली जिम्मेदारी उसी की होती है। एक को बोरोअर का मतलब लोन का सहभागी लाभार्थी अर्थात को बेनिफिशियरी होता है, इसलिए उसकी लोन चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी बोरोअर के साथ समान रूप से विभाजित होती है। कोई भी पारिवारिक या बाहरी व्यक्ति जब किसी लोन के लिए गारंटी देता है तो उसका मतलब होता है कि भविष्य में किसी भी कारण या परिस्थिति वश बोरोअर तथा को बोरोअर लोन डिफॉल्ट करते हैं तो एक गारंटर के रूप में उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी उसकी होगी, क्योंकि गारंटी का मतलब वचनबद्धता होता है। किसी भी लोन एप्लीकेशन में एक को बोरोअर या को एप्लीकेंट को शामिल करना फाइनेंसर की लोन पॉलिसी हो सकता है, परंतु एक गारंटर मांगना मुख्यतः लोन सैंक्शनिंग ऑफिसर के विवेक अर्थात डिस्क्रेशन पर निर्भर करता है। बोरोअर, को बोरोअर तथा गारंटर के विषय में जानने के साथ ही लोन लेने वाले व्यक्ति को स्वयं अर्थात खुद के विषय में मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले बोरोअर को यह पता होना चाहिए कि उसको किस तरह का लोन लेना है। दूसरा, बोरोअर को उसके क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रेटिंग का पता होना चाहिए और तीसरा, बोरोअर को उसकी इनकम टैक्स में डिक्लेयर की गई इनकम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब आमतौर पर बोरोअर को 2 बातें तो सीधे तौर पर पता होती है, एक उसको किस तरह का लोन चाहिए तथा दूसरा उसकी इनकम टैक्स में डिक्लेयर की गई इनकम कितनी है।
परंतु ज्यादातर लोगों को क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट स्कोर के बारे में या तो जानकारी होती ही नहीं है या फिर आधी अधूरी जानकारी होती है। आगे बढ़ने से पहले हमें क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट स्कोर के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आज की डेट में भारत में 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम करती हैं, जिनमें से पहली है सिबिल, दूसरी क्रीफ, तीसरी इक्विफैक्स तथा चौथी एक्सपीरियन। इन चारों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से सबसे ज्यादा सिबिल प्रचलित है, इसीलिए हम आमतौर पर क्रेडिट रेटिंग को सिबिल के नाम से जानते हैं। यह लगभग वही बात है जैसे एक समय पर हम किसी भी टूथपेस्ट को कोलगेट के नाम से जानते थे। आजकल आप अपनी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट सीधे तौर पर इन एजेंसियों से खरीद सकते हैं या फिर कई वेबसाइट्स पर आपको यह रिपोर्ट फ्री में भी मिल जाती है। क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट प्राप्त करते समय आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप फ्री क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करते हैं तो जिस वेबसाइट से आपको यह मुफ्त की क्रेडिट रिपोर्ट मिलेगी वह वेबसाइट आपके मोबाइल नंबर और अन्य पर्सनल जानकारी को गलत तरीके से भी प्रयोग कर सकती है। यहाँ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कई फाइनेंसर सिर्फ एक क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर नहीं करते हैं और वे 2 या 2 से अधिक क्रेडिट रिपोर्ट निकालते हैं, अर्थात एक रिपोर्ट सिबिल तथा दूसरी रिपोर्ट क्रीफ या कोई और। अब हम अपने लोन पार्टनर अर्थात फाइनेंसर के बारे में जानने या फिर फाइनेंसर चुनने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। फाइनेंसर अर्थात लोन देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान के बारे में मुख्य तौर पर 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहले आपको जिस प्रकार का लोन चाहिए क्या वह फाइनेंसर उस प्रकार का लोन देने के लिए अधिकृत है, और दूसरा जिस फाइनेंसर को आप लोन लेने के लिए चुनते हैं क्या वह आपकी जरूरत वाले लोन पर मार्केट में उपलब्ध ब्याज दरों के अनुसार ही ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहाँ आपको यह भी जानना जरूरी है कि ब्याज दरें कई बातों पर निर्भर करती है, इसलिए बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपने जिस ऑफर को देखते हुए लोन की एप्लीकेशन दी थी उस फाइनेंसर ने लोन पास करते समय आपसे उस ऑफर से अधिक ब्याज दर चार्ज की है। एक बोरोअर को लोन देते समय फाइनेंसर किन चीजों के आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण करता है, आइए थोड़ा इसके विषय में भी जान लेते हैं। ऑफर की गई ब्याज दर और आपको मिलने वाली ब्याज दर दोनों अलग हो सकती है। ब्याज दरें कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें से एक इनकम प्रोफाइल, दूसरा लोन का प्रकार अर्थात किस टाइप का लोन है, तीसरा बोरोअर तथा को बोरोअर की क्रेडिट रेटिंग और चौथा कोलेटरल सिक्योरिटी होता है। इसके अलावा ब्याज दरों के निर्धारण के और भी कई कारण हो सकते हैं, परंतु वे सभी कारण फाइनेंसर की आंतरिक कैलकुलेशंस के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए हम इन्हीं 4 कारणों को मुख्य कारण मान कर चलेंगे। बोरोअर का इनकम प्रोफाइल अर्थात बोरोअर जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में इनकम का फ्लो अर्थात आमदनी का प्रवाह बिना किसी रुकावट के निरंतर होता है या नहीं, और साथ ही वह इनकम जितने साल के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उतने साल तक बनी रहेगी या नहीं। यहाँ पर कोई भी फाइनेंसर आपकी इनकम स्टेबिलिटी को समझकर ही आपको ब्याज दर ऑफर करेगा, जिसका मतलब हुआ कि इनकम स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलने की संभावना होगी। हालांकि जैसा मैंने पहले बताया था, इंटरेस्ट रेट कई अन्य बातों पर भी निर्भर करता है। इनकम प्रोफाइल का ब्याज दरों पर प्रभाव का पहला उदाहरण, आप सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की तुलना करके रेगुलर इनकम या लगातार आमदनी के विषय में अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ आपको यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कई सरकारी नौकरियाँ इस तरह की भी हैं, जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों को फाइनेंसर लोन देने में हिचकिचाते हैं, और दूसरी तरफ कई प्राइवेट नौकरियां ऐसी हैं, जिनको लोन देने की प्रक्रिया में ब्याज दरों के साथ साथ कई और तरह की छूट भी दी जाती है। इनकम प्रोफाइल का ब्याज दरों पर प्रभाव का दूसरा उदाहरण, बिजनेसमैन के केस में फाइनेंसर मुख्यतः यह देखता है कि बिजनेसमैन लगातार एक ही प्रकार के बिजनेस में 3, 4 या 5 साल से लगा हुआ है। वह बिजनेसमैन लगातार अपने व्यापार में बढ़ोतरी कर रहा है और साथ ही उसका व्यापार किसी प्रकार की सट्टेबाजी से संबंधित नहीं है। यहाँ सट्टेबाजी का मतलब एक ऐसे बिजनेस से है जिसमें इनकम सरप्राइजिंग तौर पर कभी बहुत ज्यादा हो जाती है तो कभी बहुत कम, अर्थात अनिश्चित और अनियंत्रित आमदनी वाले बिजनेसमैन को फाइनेंसर लोन देने में हिचकिचाते हैं। इनकम प्रोफाइल का ब्याज दरों पर प्रभाव का तीसरा उदाहरण, कुछ प्रोफेशन को फाइनेंसर पलकों पर बिठाकर लोन देता है तो दूसरे प्रोफेशन जैसे कि वकीलों को फाइनेंसर लोन देने में हिचकिचाते हैं। क्या आपको पता है कि बोरोअर की क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट स्कोर से भी ब्याज दरों पर प्रभाव पड़ता है?
आजकल ज्यादातर फाइनेंसर्स ने क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज दरों के लिए एक चार्ट बना रखा होता है। मुख्यतः ज्यादा अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले कस्टमर को सस्ती ब्याज दर दी जाती है, जबकि थोड़े से कम अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले कस्टमर को ज्यादा अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले कस्टमर से महंगी ब्याज दर मिलती है। आइए इसे आसानी से समझने के लिए कुछ फाइनेंसर्स की वेबसाइट पर उपलब्ध क्रेडिट स्कोर के अनुसार ब्याज दर निर्धारण की टेबल को देख लेते हैं। लोन के टाइप से भी ब्याज दरों पर प्रभाव पड़ता है। अगर होम लोन में एक ब्याज दर होगी तो वह लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से अलग ब्याज दर होती है, गोल्ड लोन में अलग, कार लोन में अलग और इसी तरह फाइनेंसर सभी अलग अलग प्रकार के लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से चार्ज करता है। कोलेटरल सिक्योरिटी से भी ब्याज दरों पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि शायद कोलेटरल सिक्योरिटी देकर लोन लेने और बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन लेने के कारण ब्याज दरें अलग हो सकती हैं। आप कुछ हद तक सही भी हो सकते हैं, परंतु आपको यह भी पता होना चाहिए कि कई बार ब्याज दरें कोलेटरल सिक्योरिटी के प्रकार पर भी निर्भर करती हैं। ऐसी कोलेटरल सिक्योरिटी जिसे बोरोअर के डिफॉल्ट होने की स्थिति में आसानी से कुर्की बिक्री किया जा सकता है, जैसे पॉश प्रॉपर्टीज या गोल्ड। आसानी से बेचे जा सकने वाली कोलेटरल सिक्योरिटी मिलने पर फाइनेंसर ब्याज दरों में रियायत दे सकता है। यहाँ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि कोलेटरल सिक्योरिटी कई तरह की हो सकती है और लोन देने के लिए फाइनेंसर कोलेटरल सिक्योरिटी के मामले में काफी तुनुक मिजाजी होते हैं। प्रॉपर्टी, जमीन या बिल्डिंग या फिर दोनों, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, LIC पॉलिसी, गोल्ड इत्यादि कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर मुख्य प्रचलित चीजें हैं। यहाँ तक कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर फाइनेंसर के पास लोन के लिए ले जाते हैं तो उसमें भी फाइनेंसर कुछ बातों का ध्यान रखकर ही ब्याज दरों का निर्धारण करता है। जैसे कि कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर दी जाने वाली प्रॉपर्टी कोई खाली जमीन है या बिल्डिंग, और अगर खाली जमीन है तो क्या उसकी प्रॉपर डिमार्केशन अर्थात चारदीवारी की गई है या नहीं, और अगर कोलेटरल सिक्योरिटी एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग को किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही उस बिल्डिंग को बोरोअर स्वयं इस्तेमाल कर रहा है या फिर किराए पर दी गई है। ब्याज दरें प्रॉपर्टी के रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या किसी और तरह के होने पर भी बदल सकती हैं। यहाँ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको जिस भी तरह का लोन लेना है वह लोन कितने समय के लिए मिल सकता है तथा उस लोन को समय से पहले भुगतान की प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी, क्योंकि कुछ लोन लंबे समय तक दिए जा सकते हैं, जैसे कि होम लोन जो लगभग 30 साल तक भी मिल जाता है। कुछ लोन 7 से 10 साल तक के लिए भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि कार लोन और मशीनरी लोन। इसके अलावा कुछ लोन 3 से 5 साल तक के लिए भी मिल जाते हैं, जैसे कि पर्सनल या फिर बिजनेस लोन। लोन के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद दूसरे भाग में सबसे पहला काम उपयुक्त फाइनेंसर चुनकर लोन का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक उपयुक्त फाइनेंसर को चुनना, जिसमें हमारी सलाह रहती है कि आपको एक एक्सपीरियंस और प्रोफेशन कंसल्टेंट को इस काम के लिए हायर कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको यह जानना भी अति आवश्यक है कि लगभग सभी फाइनेंसर्स उनके लोन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या जानकारी मांगता है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि लगभग सभी फाइनेंसर्स उनके लोन एप्लीकेशन फॉर्म में बोरोअर के संबंध में एक जैसी जानकारी ही मांगते हैं। आमतौर पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म में बोरोअर से उसकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, जिसमें उसका पूरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, परमानेंट अकाउंट नंबर, विशिष्ट पहचान नंबर, लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाली तारीख में निवास का पूरा पता, मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल एड्रेस, जहां काम करते हैं या जो कंपनी चलाते हैं उस कंपनी का नाम, जिस जगह पर वह कंपनी है उस जगह का पूरा पता, ऑफिस या फैक्ट्री का कॉन्टैक्ट नंबर तथा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आदि। सुनिश्चित करें कि आपकी जानकारी दी गई दस्तावेजों के साथ मेल खाती है, क्योंकि कोई भी अधूरी जानकारी देरी का कारण और गलत जानकारी लोन एप्लीकेशन के रिजेक्शन का कारण बन सकती है। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी पूरी सावधानी के साथ भरनी चाहिए। बेसिक जानकारियों के अलावा लोन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और जानकारियां भी मांगी जाती हैं, परंतु वे जानकारियां संक्षिप्त रूप में मांगी जाती हैं और उन जानकारियों के विषय में विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है। लोन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर फाइनेंसर आपसे सबसे पहले KYC डॉक्यूमेंट्स मांगता है। KYC डॉक्यूमेंट्स को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 भागों में बांट सकते हैं। 1. एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए गए फोटो के लिए फोटो आइडेंटिटी। 2. नाम तथा डेट ऑफ बर्थ।
3. प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस प्रूफ, मुख्यतः प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ। 4. सिग्नेचर प्रूफ और 5. ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड और बिजनेसमैन के लिए फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन एवं एड्रेस प्रूफ। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फाइनेंसर आपसे कई और डॉक्यूमेंट्स मांगता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के विषय में हम अगले सेक्शन अर्थात लोन डॉक्यूमेंटेशन या एप्लीकेशन एनक्लोजर्स को तैयार करने वाले सेक्शन में विस्तृत रूप से समझेंगे। लोन एप्लीकेशन को सही तरीके से भरने और सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद तीसरे भाग में हमारी सलाह रहती है कि आपको किसी एक्सपीरियंस और प्रोफेशन कंसल्टेंट की सहायता लेनी चाहिए। उनकी सहायता से आपका काफी समय बचेगा और डॉक्यूमेंट्स जरूरत के हिसाब से तैयार होंगे। एक अनुभवी और पेशेवर कंसल्टेंट हमेशा बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स ही तैयार करवाता है और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को फाइनेंसर के सामने उचित तरीके से प्रस्तुत करने का पक्का अनुभव होता है। इसलिए एक अनुभवी और पेशेवर कंसल्टेंट की सहायता से एप्लीकेशन पास होने की संभावना बढ़ जाती है। लोन डॉक्यूमेंटेशन को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जानो से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा इनकम एंड ऑब्लिगेशन से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन और तीसरा सिक्योरिटी या कोलेटरल से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को समझने से पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का सीधा संबंध लोन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी से होता है, अर्थात लोन एप्लीकेशन फॉर्म में दी जाने वाली जानकारी के अनुसार ही फाइनेंसर आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगता है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, बोरोअर जो भी जानकारी लोन एप्लीकेशन फॉर्म में भरेगा उसी जानकारी के अनुसार उसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने हैं। लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में केवाईसी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं। केवाईसी प्रोसेस यह सुनिश्चित करता है कि फाइनेंसर के पास उनके ग्राहकों के बारे में सटीक जानकारी है। यह जानकारी जहां एक तरफ फ्रॉड रोकने में फाइनेंसर की मदद करती है, वहीं दूसरी ओर कस्टमर को भविष्य में फाइनेंसर के साथ डीलिंग करना आसान बना देती है। इसके साथ ही केवाईसी प्रोसेस दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हम आपको सामान्य और विशेष अर्थात सभी परिस्थितियों, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, बोरोअर तथा को बोरोअर के केवाईसी नियमों पर जानकारी देंगे। चाहे आप पहली बार लोन लेने वाले हैं या फिर कई बार लोन ले चुके हैं, केवाईसी को सही ढंग से प्रस्तुत करने से लोन की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि केवाईसी की फोटोकॉपी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को और आसानी से समझने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। एक बोरोअर के इंडिविजुअल या व्यक्तिगत केवाईसी तथा दूसरा बोरोअर के ऑफिस या बिजनेस से संबंधित केवाईसी। इंडिविजुअल या व्यक्तिगत केवाईसी में मुख्य तौर पर बोरोअर की व्यक्तिगत पहचान के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे मेन या मुख्य बोरोअर, जिसका नाम लोन एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आता है, के व्यक्तिगत केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, को बोरोअर के व्यक्तिगत केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जिसका नाम लोन एप्लीकेशन फॉर्म में पहले बोरोअर के बाद दूसरे, तीसरे या किसी अन्य स्थान पर आता है, गारंटर के व्यक्तिगत केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जिसका नाम लोन एप्लीकेशन फॉर्म में गारंटर के स्थान पर आता है, और अन्य लोग जैसे होम लोन में प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। इस सभी का आधार कार्ड, जो कि मुख्यतः फोटो आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ के लिए चलता है, पैन कार्ड जो कि मुख्यतः फोटो, डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर प्रूफ के लिए चलता है। इसके साथ ही बोरोअर के प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी लेटेस्ट यूटिलिटी बिल होता है। इसके अलावा जिस मकान में आप रहते हैं, अगर वह मकान किराए का है तो उसका रेंट अग्रीमेंट और रेंट अग्रीमेंट के साथ जरूरी रूप से मकान मालिक के नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल। आइए अब बिजनेस या ऑफिस से संबंधित केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के विषय में भी जान लेते हैं। एक सैलरीड बोरोअर के केस में उसके ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड कॉपी से काम चल जाएगा, क्योंकि वह सिर्फ एक नौकर है और उसका उस बिजनेस में किसी तरह का मालिकाना हक नहीं होता है। बिजनेस बोरोअर के ऑफिशियल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन पर निर्भर करते हैं, अर्थात बिजनेस के केवाईसी प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप, ओपीसी, एलएलपी तथा प्राइवेट लिमिटेड सबके लिए अलग तरीके से लिए जाते हैं। बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ में कंपनी का पैन कार्ड, जीएसटी तथा उद्यम रजिस्ट्रेशन और उसके साथ ही प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी बिजली, पानी या फोन के बिल की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा जहां आप अपना बिजनेस चलाते हैं, यदि वह ऑफिस या फैक्ट्री किराए की है,
तो उसके रेंट अग्रीमेंट और जरूरी रूप से प्रॉपर्टी मालिक के नाम के बिजली पानी के बिल की फोटोकॉपी भी चाहिए होती है। KYC डॉक्यूमेंट्स के जानने के बाद आपको इनकम एंड ऑब्लिगेशन से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन के विषय में भी जान लेना चाहिए। इनकम एंड ऑब्लिगेशन से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन में ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट्स का मतलब है बोरोवर की मंथली फिक्स्ड पहले से लिए हुए लोन आदि से संबंधित डॉक्यूमेंट्स। यदि लोन एप्लीकेशन की डेट में सैलरीड और बिजनेसमैन दोनों ही तरह के केस में कोई पुराना लोन चल रहा हो तो ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, और अगर कोई पुराना लोन नहीं है तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। इनकम डॉक्यूमेंट्स सैलरीड और बिजनेसमैन के केस में अलग अलग होते हैं। सैलरीड बोरोवर के इनकम डॉक्यूमेंट्स में हमें लेटेस्ट 3 से 6 महीने की पे स्लिप्स, सैलरी अकाउंट के साथ सभी सेविंग अकाउंट्स की लेटेस्ट 6 से 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपी, लेटेस्ट 3 साल के ITR एंड फॉर्म 16 की कॉपी, अगर अभी कोई इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीमेंट लेटर की कॉपी। बिजनेसमैन बोरोवर के इनकम डॉक्यूमेंट्स में हमें लेटेस्ट 3 साल के ITR और ITR के साथ जो भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल जैसे कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट्स, सभी करंट अकाउंट के साथ सभी सेविंग अकाउंट्स की लेटेस्ट 6 से 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपी, लेटेस्ट 12 महीने की GST रिटर्न अर्थात GSTR 3B की कॉपी, लोन के अनुसार प्रोविजन तथा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स की सर्टिफाइड कॉपी। यदि बोरोवर सिक्योरिटी या कोलैटरल के रूप में प्रॉपर्टी को गिरवी रखने की पेशकश करता है तो उस प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत से लेकर आज तक जितनी बार वह प्रॉपर्टी बेची गई है उन सभी लेन देन से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन की फोटोकॉपी लोन एप्लीकेशन के साथ जमा करनी होगी। जी हाँ, मेरा मतलब है प्रॉपर्टी की शुरुआत से लेकर आज तक के कंप्लीट चेन लिंक डॉक्यूमेंटेशन, न कि सिर्फ बोरोवर के नाम वाली रजिस्ट्री की फोटोकॉपी। ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी चेन लिंक डॉक्यूमेंट को पढ़ने से बचते हैं या उनको समझ में नहीं आते हैं। एक सामान्य बोरोवर को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए उसे तारीख और साल के सीक्वेंस क्रम में लगा लेना चाहिए। जैसे ही आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को तारीख और साल के अनुसार सीक्वेंस में लगाते हैं, आपको पूरी चेन लिंक डॉक्यूमेंट समझ में आ जाएंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसे एरिया में आती है जहां पर बिल्डिंग का नक्शा पास करवाना अनिवार्य है तो आपको उस नक्शे की कॉपी भी देनी होगी। यदि आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बायर और सेलर के एग्रीमेंट अर्थात बयाना एग्रीमेंट की कॉपी भी देनी होगी। सामान्य जानकारी लोन एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझने के बाद चौथे भाग में हम लोन एप्लीकेशन सबमिशन और डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद बोरोवर को सभी डॉक्यूमेंट्स लोन एप्लीकेशन के साथ लगाकर एप्लीकेशन फीस के साथ लोन अफसर के द्वारा अथवा ऑथराइज्ड एजेंसी के द्वारा फाइनेंसर के ऑफिस में जमा करनी है। एप्लीकेशन स्वीकार होने के बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनेंसर की जरूरत के हिसाब से पूरे होते हैं तो आपकी एप्लीकेशन लॉगिन कर दी जाएगी और यदि उनमें कोई कमी मिलती है तो बोरोवर को वे डॉक्यूमेंट पूरे करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद ही लोन एप्लीकेशन सिस्टम में लॉगिन होगी। इस समय हम यह मानकर चलते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं और फाइनेंसर ने फाइल अपने सिस्टम में लॉगिन कर दी है। हमारे 21 वर्षों के अनुभव में हमने यह समझा है कि अगर बोरोवर लोन एप्लीकेशन के साथ दिए गए डॉक्यूमेंटेशन को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता है तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद उसको लोन नहीं मिलता है। इसलिए एक लोन बोरोवर को हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट के साथ मिलकर लोन की एप्लीकेशन को फाइनेंसर के पास भेजना चाहिए। 5वें भाग में हम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। फाइनेंसर के पास फाइल लॉगिन होने के बाद सबसे पहले फाइनेंसर वही प्रोसेस शुरू करता है जो हमने आपको सबसे पहले बताया था, अर्थात सबसे पहले वह बोरोवर की क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट निकालता है और उसके आधार पर अपनी लोन देने की पॉलिसी के अनुसार जांच पड़ताल करता है। अब आप समझिए, यदि बोरोवर ने अपनी लोन एप्लीकेशन किसी एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट के द्वारा प्रोसेसिंग के लिए भेजी होगी तो उस कंसल्टेंट ने एप्लीकेशन ऐसे फाइनेंसर के पास भेजी होगी जो फाइनेंसर बोरोवर की मौजूदा क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से लोन देने में कंफर्टेबल होगा या फिर फाइनेंसर की पॉलिसी अलाउ करती होगी। यहाँ हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि कई बोरोवर क्रेडिट रेटिंग की स्कोरिंग को लोन मिलने की गारंटी मान लेते हैं, जबकि क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट का पूरा एनालिसिस करने के बाद ही फाइनेंसर किसी बोरोवर को लोन देने के लिए तैयार होता है। इसलिए क्रेडिट स्कोरिंग से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि उस स्कोरिंग का अपना अलग महत्व होता है।
यदि किसी बोरोवर का क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट दोनों फाइनेंसर की लोन देने की पॉलिसी के अनुसार पाए जाते हैं, तो फाइनेंसर लोन देने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिसको हम लोन प्रोसेसिंग कहते हैं। लोन की एप्लीकेशन जमा होने और क्रेडिट स्कोरिंग ठीक मिलने के तुरंत बाद लोन एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजी जाती है। प्रोसेसिंग नियमों के अनुसार फाइनेंसर कई अलग अलग तरह की वेरिफिकेशन करवाता है, जिनके बारे में हम आगे समझेंगे। इस प्रोसेस में बोरोवर द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों अर्थात डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए संबंधित विभागों में भेजा जाता है, जैसे इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या फिर संबंधित बैंक की बैंक स्टेटमेंट उस बैंक में ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए आदि। यहाँ हम याद दिलाना चाहेंगे कि बोरोवर को किसी भी परिस्थिति में डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह पकड़ी जाएगी और किसी कारणवश अगर आज नहीं पकड़ी गई तो लोन होने के बाद ऑडिट में पकड़ी जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की छेड़छाड़ मिलने पर फाइनेंसर बोरोवर से लोन रिकॉल कर सकता है और साथ ही बोरोवर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा सकता है। केस दर्ज करवाने के लिए फाइनेंसर को बोरोवर के डिफॉल्टर होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक चलते हुए भी यानी कि सारी किस्तें अर्थात EMI टाइम पर भरे जाने के बावजूद बोरोवर के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी के लिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के साथ ही फाइनेंसर एक और महत्वपूर्ण वेरिफिकेशन करवाता है, जिसे हम फील्ड इन्वेस्टिगेशन या कॉन्टेक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन कहते हैं। बोरोवर द्वारा लोन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी के अनुसार फाइनेंसर फील्ड इन्वेस्टिगेशन अर्थात कॉन्टेक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन के लिए अपने अधिकारियों या फिर एजेंसी को भेजता है। इन अधिकारियों या एजेंसीज का काम एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी के अनुसार बोरोवर के घर और दफ्तर दोनों स्थानों पर फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी सही है या गलत। बेसिकली इस वेरिफिकेशन से फाइनेंसर यह जानकारी प्राप्त करता है कि आपके द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म में भरी गई जानकारी तथा उस जानकारी के लिए दिए गए KYC डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है या नहीं, ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। इस वेरिफिकेशन के दौरान बोरोवर या उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी न किसी को वेरिफिकेशन अधिकारी से मिलना जरूरी होता है। इस वेरिफिकेशन के दौरान अधिकारी बोरोवर के विषय में आस पड़ोस में भी इंक्वायरी करता है और इस आस पड़ोस से मिली जानकारी के आधार पर अपनी रिपोर्ट फाइनेंसर को भेजता है। मैंने अपने 21 वर्षों से अधिक के एक्सपीरियंस के दौरान कई बार देखा है कि बोरोवर लोन एप्लीकेशन के विषय में अपने पड़ोसी को कुछ भी बताना नहीं चाहते, और अगर बोरोवर को यह पता लग जाए कि फाइनेंसर ने उनके विषय में उनके पड़ोसियों से इंक्वायरी की है, तो वे गुस्से में आकर उस फाइनेंसर से लोन लेने से मना कर देते हैं। जबकि आस पड़ोस से जानकारी प्राप्त करना मुख्य वेरिफिकेशन का हिस्सा न होकर सिर्फ एक छोटी सी क्रॉस वेरिफिकेशन होती है, और सभी फाइनेंसर्स आस पड़ोस से अनिवार्य रूप से यह क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। कुछ मामलों में बोरोवर को इस क्रॉस वेरिफिकेशन का पता चल जाता है और कुछ मामलों पता नहीं चलता। आस पड़ोस की वेरिफिकेशन के दौरान फाइनेंसर के वेरिफिकेशन अधिकारी या एजेंसी लोन के विषय में कोई जानकारी लीक नहीं करते। वे सिर्फ बोरोवर के उस एड्रेस पर रहने या काम करने के विषय में क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। तीसरी वेरिफिकेशन में फाइनेंसर्स कोलैटरल सिक्योरिटी की टेक्निकल और इवैल्यूएशन करते हैं। सभी फाइनेंसर्स बोरोवर द्वारा कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर ऑफर की गई सिक्योरिटी की टेक्निकल और इवैल्यूएशन जरूर करवाते हैं। इस वेरिफिकेशन का मुख्य औचित्य कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का अंदाजा लगाना भी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर बोरोवर ने कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर कोई मकान, दुकान या फैक्ट्री ऑफर की है, तो इस वेरिफिकेशन के दौरान फाइनेंसर के अधिकारी या एजेंसी उस मकान, दुकान या फैक्ट्री के सही ढंग से कंस्ट्रक्शन अर्थात बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन, प्लाट कवर एरिया आदि की नपाई और अन्य कई तरह की जांच पड़ताल करते हैं। चौथी वेरिफिकेशन लीगल टाइटल सर्च से संबंधित होती है। अगर बोरोवर ने कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर कोई मकान, दुकान या फैक्ट्री ऑफर की है, तो फाइनेंसर उसके मालिकाना हक अर्थात लीगल टाइटल के विषय में विस्तृत जांच पड़ताल करता है। लीगल टाइटल की जांच पड़ताल में मुख्यतः दो चीजों का ध्यान रखा जाता है, एक लीगल टाइटल का चेन फ्लो तथा दूसरा संबंधित विभाग से मालिकाना हक अर्थात लीगल टाइटल की सर्च रिपोर्ट। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, फील्ड इन्वेस्टिगेशन या कॉन्टेक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन, कोलैटरल सिक्योरिटी की टेक्निकल और इवैल्यूएशन तथा मालिकाना हक की वेरिफिकेशंस के अलावा अन्य कई तरह की वेरिफिकेशंस भी होती हैं।
यहाँ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि फाइनेंसर द्वारा करवाई जाने वाली लगभग सभी वेरिफिकेशंस जैसे कि लीगल टाइटल सर्च और वैल्यूएशन इत्यादि सभी पर आने वाले खर्च की भरपाई बोरोअर से करवाई जाती है, अर्थात लीगल टाइटल और वैल्यूएशन आदि की फीस फाइनेंसर की नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस से अलग हो सकती है। कंपटीशन को देखते हुए कुछ फाइनेंसर वेरिफिकेशन के खर्च को खुद भी भर देते हैं, परंतु सभी फाइनेंसर ऐसा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी बैंक किसी ऑफर के चलते पूरी प्रोसेसिंग फीस माफ कर सकते हैं, परंतु लीगल टाइटल और वैल्यूएशन आदि पर आने वाले खर्च को बोरोअर द्वारा सीधे उस बैंक की एजेंसी को भरना पड़ता है। इसके अलावा सरकारी बैंक सिविल जैसी बेसिक रिपोर्ट के लिए भी 100-200 रुपए जैसी मामूली फीस भी अपनी नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस से अलग चार्ज करते हैं। इसलिए आमतौर पर लीगल या वैल्यूएशन में आने वाला खर्च फाइनेंसर की प्रोसेसिंग फीस और कंसल्टेंट की कंसल्टेंसी से अलग होता है। यह लगभग वही बात है जैसे डॉक्टर आपको सिर्फ दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है और दवाइयाँ आपको मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती हैं। इसके साथ ही अगर किन्हीं कारणों से फाइनेंसर आपको लोन देने से मना कर देता है तो ये खर्चा या फीस रिफंडेबल भी नहीं होती है। अब हम यह मानकर चलते हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन फाइनेंसर की जरूरत के हिसाब से पॉजिटिव मिलती हैं, तो फाइनेंसर लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन की तैयारी शुरू कर देता है। यहाँ हम जिस एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं वह मुख्यतः फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के एनालिसिस के आधार पर की जाती है। छठे भाग में हम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन अर्थात अंडरराइटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी बोरोअर को लोन देने की प्रक्रिया में लोन कैलकुलेशन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस पड़ाव में फाइनेंसर प्रस्तुत किए गए इनकम डॉक्यूमेंट्स तथा कोलेटरल सिक्योरिटी के अनुसार बोरोअर द्वारा अप्लाई किए गए लोन राशि की अधिकतम सीमा की गणना करता है। लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन मुख्यतः 4 बातों पर निर्भर करती है, जिसमें से एक बोरोअर की इनकम स्टेटमेंट या फिर इनकम टैक्स अर्थात ITR से संबंधित जानकारी, दूसरा दिए जाने वाले लोन के लिए अधिकतम अलाउड समयावधि, तीसरा ब्याज की दरें और चौथा कोलेटरल सिक्योरिटी। लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन में हम मुख्यतः 2 से 3 चीजों की बात कर रहे होते हैं, जिसमें से पहला है लोन, दूसरा है लोन की समय अवधि तथा तीसरा ब्याज दर। ब्याज दरों और उन्हें प्रभावित करने वाले कारणों के बारे में हम विस्तृत रूप से पहले ही बात कर चुके हैं। इसलिए आइए अभी हम लोन अमाउंट की समय अवधि के बारे में बात करें। लोन अमाउंट बेसिकली किसी बोरोअर की अधिकतम मासिक रीपेमेंट क्षमता पर निर्भर करती है। रीपेमेंट क्षमता को आम बोलचाल की भाषा में बोरोअर की मंथली EMI अर्थात किस्त भरने की अधिकतम क्षमता के तौर पर देखा जा सकता है। आइए यहाँ EMI अर्थात किस्त के विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। EMI या किस्त वह अमाउंट होता है जो एक बोरोअर को उसके द्वारा लिए गए लोन की रीपेमेंट के तौर पर हर महीने लोन के निश्चित टाइम अर्थात लोन के खत्म होने तक के पीरियड तक भरना होता है। EMI या किस्त 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसमें से एक कंपोनेंट ब्याज होता है तथा दूसरा मूल अर्थात प्रिंसिपल। मैं आपको यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि किस्त सिर्फ निश्चित समय अवधि अर्थात टर्म लोन पर ही लगती है। उदाहरण के लिए होम लोन एक समय अवधि लोन अर्थात टर्म लोन है। इनकम स्टेटमेंट या फिर इनकम टैक्स अर्थात ITR से संबंधित डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोन राशि की अधिकतम सीमा की गणना को समझने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट्स या फिर इनकम टैक्स में डिक्लेयर इनकम के हिसाब से अमाउंट की कैलकुलेशन के प्रोसेस को सैलरीड और बिजनेसमैन बोरोअर के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। आइए इनकम के आधार पर लोन राशि की कैलकुलेशन के पहले भाग में हम सैलरीड बोरोअर की लोन प्राप्त करने की क्षमता की गणना के बारे में बात करते हैं। किसी भी सैलरीड बोरोअर को लोन देने के लिए उसकी सैलरी स्लिप में 2 चीजों को ध्यान से देखना जरूरी होता है, एक ग्रॉस सैलरी और दूसरी नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी वह सैलरी होती है जिसमें बोरोअर 1 महीने में काम करके अधिकतम पैसे कमाता है और उसके बाद उस कमाई में से ESI, PF, इनकम टैक्स या अन्य किसी भी प्रकार की कटौती के बाद जो सैलरी बोरोअर के अकाउंट में क्रेडिट होती है उसे हम नेट सैलरी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि सैलरीड बोरोअर के पास अगर कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है जैसे कि रेंटल इनकम, तो फिर फाइनेंसर रेंटल इनकम और सैलरी इनकम दोनों को क्लब करने के बाद टोटल इनकम के लगभग 60 से 70% तक के अमाउंट की EMI बनाएगा, और यदि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है तो सिर्फ नेट सैलरी के लगभग 60 से 70% तक के अमाउंट की EMI बनाएगा।
इसी तरह अगर 2 या 2 से अधिक सैलरीड बोरोअर्स हस्बैंड वाइफ बाप बेटा आदि मिलकर लोन लेना चाहते हैं तो दोनों की सैलरी तथा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि रेंटल इनकम को मिलाकर टोटल इनकम के लगभग 60 से 70% तक के अमाउंट की EMI बना दी जाएगी। इसके साथ ही आपको यह भी जानना जरूरी है कि किसी भी सैलरीड बोरोअर को उसकी रिटायरमेंट एज तक ही लोन समय अवधि दी जा सकती है। सरकारी या प्राइवेट दोनों ही नौकरियों में रिटायरमेंट की एज 60 साल मानी जाती है। यदि किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में 60 साल से ज्यादा रिटायरमेंट एज होती है तो फाइनेंसर उसके लिए एम्प्लॉयर से लिखित प्रूफ मांगता है। हालांकि कुछ मामलों में अलग अलग फाइनेंसर्स रिटायरमेंट एज 60 साल होने के बावजूद 70 साल तक की उम्र के लिए लोन दे देते हैं। 70 साल तक की उम्र के लिए लोन के लिए कुछ और कंडीशन भी होती है। आइए इनकम के आधार पर लोन राशि की कैलकुलेशन के दूसरे भाग में हम बिजनेसमैन बोरोअर की लोन प्राप्त करने की क्षमता की गणना के बारे में बात करते हैं। जहां आमतौर पर सैलरीड बोरोअर को 60 साल तक की उम्र के लिए लोन मिलता है, वही बिजनेसमैन को 70 साल तक की उम्र के लिए आसानी से लोन मिल जाता है। बिजनेसमैन को लोन राशि की अधिकतम सीमा की कैलकुलेशन करने के लिए पब्लिक सेक्टर फाइनेंसर और प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसर दोनों अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सैलरीड बोरोअर की तुलना में बिजनेसमैन बोरोअर को अलग अलग तरह के लोन की जरूरत पड़ती रहती है, जिसमें रिटेल फाइनेंस अर्थात होम लोन, कार लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ साथ कॉरपोरेट या बिजनेस फाइनेंस जैसे कि मशीनरी फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, पैकिंग क्रेडिट आदि शामिल हैं। इसलिए फाइनेंसर के पास सैलरीड बोरोअर की तुलना में बिजनेसमैन को लोन देने के लिए बहुत सारी कैलकुलेशन स्कीम्स होती हैं। अभी तक हम रिटेल फाइनेंसिंग के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए बिजनेसमैन बोरोअर के लिए भी इस वीडियो में हम रिटेल फाइनेंसिंग के बारे में ही बात करेंगे। कॉरपोरेट फाइनेंसिंग अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हम यहाँ रिटेल फाइनेंसिंग के बारे में भी सिर्फ बेसिक चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि एक फाइनेंसर एक बिजनेसमैन को उन्हीं फाइनेंशियल्स के बेस पर X अमाउंट देता है और दूसरा फाइनेंसर X+Y अमाउंट देता है, यानी कि एक फाइनेंसर कम लोन अमाउंट देता है और दूसरा फाइनेंसर ज्यादा लोन दे देता है। इसलिए बिजनेसमैन के लोन कैलकुलेशन की प्रक्रिया कई मायनों में थोड़ी जटिल होती है। बिजनेसमैन को लोन देने के लिए फाइनेंसर उनके ITR, GST रिटर्न या टर्नओवर, बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस, बैंक अकाउंट में मेंटेन्ड बैलेंस और अन्य कई पहलुओं को ध्यान में रखकर कैलकुलेशंस करते हैं। आमतौर पर ITR के आधार पर लोन अमाउंट की कैलकुलेशन लगभग सैलरीड बोरोअर की कैलकुलेशन की तरह ही होती है, जिसका मतलब है कि ITR में डिक्लेयर की गई इनकम को फाइनेंसर पहले मंथली इनकम में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उस पर 60 से 70% तक की EMI बना देता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ फाइनेंसर सैंक्शनिंग ऑफिसर के विवेक के आधार पर मंथली इनकम का 100% तक भी EMI बना सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग फाइनेंसर्स के पास बिजनेसमैन को लोन देने के लिए अलग अलग तरह की कैलकुलेशन स्कीम्स होती है। इसलिए बिजनेसमैन की कैलकुलेशन स्कीम्स को एक ही वीडियो के द्वारा समझाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि इन कैलकुलेशन स्कीम्स में बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं। बिजनेसमैन को लोन देने की कैलकुलेशन स्कीम्स के लिए हम हर स्कीम का अलग वीडियो बनाएंगे ताकि उसे अच्छे से समझा जा सके। इसके आगे मुख्य लोन प्रोसेस के 7वें भाग में हम लोन अप्रूवल अर्थात सैंक्शनिंग के बारे में समझेंगे। किसी भी लोन की कैलकुलेशन फाइनल होने के बाद फाइनेंसर बोरोअर के साथ लोन राशि के विषय में डिस्कशन करता है ताकि लोन को सैंक्शन अर्थात अप्रूव किया जा सके। लोन के फाइनल अप्रूवल से पहले अंडरराइटिंग टीम बोरोअर से एक बार मिलती है। इस मुलाकात को हम PD अर्थात पर्सनल डिस्कशन या BD अर्थात बिजनेस डिस्कशन बोलते हैं। लोन ऑफिसर की बोरोअर के साथ बिजनेस डिस्कशन के दौरान व्यापारिक या आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस प्रकार की डिस्कशन में लोन ऑफिसर बोरोअर के साथ उनके फाइनेंशियल स्टेटस, रिक्वायरमेंट, बिजनेस एक्सपेंशन प्लानिंग, वर्किंग कैपिटल और उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करता है। यह डिस्कशन कुछ विशेष मुद्दों को समझने और हल करने के लिए भी किया जाता है जो बोरोअर के फाइनेंशियल प्लानिंग या बिजनेस प्रॉस्पेरिटी के साथ संबंधित हो सकते हैं। इस प्रकार की डिस्कशन लोन ऑफिसर को बोरोअर के फाइनेंशियल वर्थ को मापने और उनकी विभिन्न इकोनॉमिक रेलेवेंस को समझने में मदद करती है, जिससे लोन ऑफिसर सावधानी पूर्वक लोन एप्लीकेशन प्रोसेस कर सके।
लोन ऑफिसर की बोरोअर के साथ पर्सनल या बिजनेस डिस्कशन के परिणामस्वरूप यदि किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है तो लोन ऑफिसर बोरोअर को इसके विषय में बता देता है। मांगे गए डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद लोन अंडरराइटिंग ऑफिसर लोन एप्लीकेशन की सभी फाइंडिंग्स को एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अर्थात सैंक्शनिंग कमेटी के सामने फाइनल निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करता है। सैंक्शनिंग कमेटी अंडरराइटिंग ऑफिसर द्वारा पेश किए गए तर्कों का एनालिसिस और अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करके लोन एप्लीकेशन को अप्रूव या फिर रिजेक्ट करती है। फाइनेंसर द्वारा बोरोअर को उसकी लोन एप्लीकेशन का निर्णय होने के बाद पॉसिबल कारणों के साथ रिजेक्शन लेटर या फिर लोन अमाउंट, रीपेमेंट मोड, ब्याज दर, समय अवधि और सभी आवश्यक टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अप्रूवल लेटर इशू कर दिया जाता है। आगे बढ़ने के लिए यहाँ हम ये मान लेते हैं कि कमेटी द्वारा लोन एप्लीकेशन अप्रूव कर दी जाती है। इसके आगे मुख्य लोन प्रोसेस के 8वें भाग में हम लोन अग्रीमेंट एग्जीक्यूशन अर्थात साइनिंग के विषय में समझेंगे। लोन अप्रूवल लेटर में लोन के संबंध में लगभग सभी तरह की जानकारी जैसे लोन अमाउंट, रीपेमेंट मोड, ब्याज दर, समय अवधि, समय से पहले लोन बंद करने का तरीका या फोरक्लोजर चार्जेज इत्यादि संक्षिप्त रूप में दर्ज की गई होती है। इसलिए एक बोरोअर को लोन अप्रूवल लेटर को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसमें लिखी गई सभी शर्तों को अपने शुभचिंतकों को बोरोअर तथा गारंटर आदि के साथ डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ने पर निर्णय लेना चाहिए। अगर बोरोअर अप्रूवल लेटर की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस से संतुष्ट है तो उसे फाइनेंसर के लोन अग्रीमेंट फॉर्मेट को सभी को बोरोअर तथा गारंटर के साथ मिलकर साइन करना चाहिए। लोन अग्रीमेंट साइन करने के साथ ही बोरोअर को सैंक्शन लेटर की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मांगी गई जानकारी या डॉक्यूमेंट्स के अनुसार कंप्लीट करने के बाद लोन अग्रीमेंट, सैंक्शन लेटर आदि को इकट्ठे जमा करना चाहिए। अब आइए मुख्य लोन प्रोसेस के 9वें और सबसे इम्पोर्टेंट भाग लोन डिसबर्समेंट अर्थात भुगतान या वितरण के बारे में भी समझ लेते हैं। लोन सैंक्शन लेटर और अग्रीमेंट साइनिंग की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद फाइनेंसर इन सभी दस्तावेजों को अपने ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को डिसबर्समेंट से पहले चेक करने के लिए भेज देता है। इसके बाद फाइनेंसर के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट द्वारा सैंक्शन लेटर और एग्रीमेंट के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की प्रक्रिया की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं, अर्थात उनमें कोई गलती नहीं है और उन्हें सही तरीके से भरा गया है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच लोन प्रोसेस को पूरा करने के साथ साथ इनकी कानूनी वैलिडिटी को भी ध्यान से चेक किया जाता है। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट द्वारा बोरोअर के साइन किए गए और जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अर्थात जांच पड़ताल के साथ साथ फाइनेंसर के विभिन्न डिपार्टमेंट्स और एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट्स की भी गहन जांच की जाती है। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट द्वारा डिसबर्समेंट शर्तों की भी पूरी जांच होती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि लोन की शर्तें और लेन देन की प्रक्रिया सही और स्पष्ट है। लोन डिसबर्समेंट के संबंध में एक इम्पोर्टेंट बात को समझने की जरूरत है। जिस समय आप लोन सैंक्शन लेटर को उसकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं और लोन अग्रीमेंट साइन कर देते हैं तो उसके बाद फाइनेंसर अपनी डिसबर्समेंट प्रक्रिया शुरू कर देता है। प्राइवेट बैंकों या फाइनेंस कंपनियों में डिसबर्समेंट से संबंधित 2-4 डॉक्यूमेंट पेंडिंग होने के बावजूद वे लोन को सिस्टम में बुक कर देते हैं। ज्यादातर फाइनेंसर्स के पास सिस्टम में लोन बुक होने का मतलब डिसबर्समेंट होना होता है, अर्थात वे उसी डेट से लोन पर ब्याज शुरू कर देते हैं। सिस्टम में लोन बुक होने के साथ ही इस डिसबर्समेंट के डाटा को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात सिबिल को भेज दिया जाता है। अब इस बात को ध्यान से देखा जाए तो बोरोअर के अकाउंट में लोन के पैसे रिलीज हुए बिना ही वह लोन बोरोअर के सिबिल में चढ़ जाता है। हमें कई बार ऐसे बोरोअर मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने तो लोन लिया ही नहीं और फिर भी लोन मेरे सिबिल में चढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बोरोअर को कभी भी लोन अग्रीमेंट साइन करके फाइनेंसर को नहीं देना चाहिए या फिर लोन अग्रीमेंट तभी साइन करना चाहिए जब आपके डिसबर्समेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए हों, ताकि बोरोअर जब वे डॉक्यूमेंट्स फाइनेंसर के पास जमा करें तो उसे यह पता हो कि उसका ब्याज 1-2 दिन में शुरू होने वाला है और वह फाइनली उस पर्टिकुलर फाइनेंसर से ही लोन ले रहा है। मुख्य लोन प्रोसेस का 10वां और सबसे आखिरी भाग लोन भुगतान या रिपेमेंट से संबंधित होता है। लोन भुगतान या रिपेमेंट की प्रक्रिया उस समय शुरू होती है जब लोन सैंक्शन के बाद डिसबर्स हो जाता है और अमाउंट बोरोअर के बैंक खाते में जमा हो जाए, अर्थात जिस समय पेपर वर्क बिल्कुल खत्म हो जाता है।
इसके साथ ही फाइनेंसर द्वारा एक रीपेमेंट शेड्यूल प्रदान किया जाता है। इस रीपेमेंट शेड्यूल में भुगतान की स्पेसिफिक डेट्स, उनका अमाउंट, मूल और ब्याज के भुगतान का विवरण शामिल होता है। बोरोअर को रीपेमेंट करने के विभिन्न तरीके दिए जाते हैं, जैसे कि ऑटो डेबिट आदि। लोन की रीपेमेंट लोन सैंक्शन लेटर तथा लोन अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार ही होती है। कुछ लोनों में बोरोअर को रीपेमेंट शेड्यूल अतिरिक्त भुगतान या पार्ट प्रीपेमेंट करने की सुविधा भी हो सकती है। यह भुगतान करके बोरोअर अपने लोन की समय अवधि या फिर ईएमआई की राशि को कम कर सकते हैं। यदि बोरोअर चाहे तो पूरे लोन को समय अवधि से पहले बंद अर्थात फोरक्लोज कर सकता है। फोरक्लोजर के समय फाइनेंसर बोरोअर को लोन समय अवधि से पहले क्लोज करने के लिए पेनल्टी चार्ज कर सकता है। हालांकि कुछ लोनों में स्पेसिफिक कंडीशंस में फाइनेंसर को फोरक्लोजर पेनल्टी चार्ज करने की अनुमति नहीं होती है। जब बोरोअर लोन के सभी भुगतान पूरे कर देता है तो लोन समाप्त हो जाएगा। लोन समाप्त होने के साथ ही बोरोअर को उस लोन से संबंधित नो ड्यूज सर्टिफिकेट, कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए लियन रिलीज लेटर, कोलैटरल सिक्योरिटी के सभी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार लोन लेकर उसे वापस करने तक का पूरा प्रोसेस हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें हमने किन्हीं पहलुओं को छोड़ दिया है तो अभी कमेंट करें, हम उसके बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाकर भेजेंगे। अगर आप फाइनेंस में रुचि रखते हैं तो अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह जटिल फाइनेंस को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं।